मैं वापस से कुछ मेरा आवाज़ खराब हो गया। यो हे हाय, माझे नाव ध्रुव कीजिए। आज हमारे क्रेजी टॉक शो का 3rd एपिसोड है और आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि एक और स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं हमारे पॉडकास्ट में जो क्रेजी ग्रुप की शान है। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, वो बहुत अच्छी डांस ट्रेनर भी है। उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया एज अ कोरियोग्राफर। उनका नाम है जूही गोरे। हाय दोस्त, कैसे आप? मैं भी एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना छोटा बच्चा मेरा पॉडकास्ट ले रहा है, जो मेरा स्टूडेंट भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू क्रेजी टॉक्स की जो टीम है, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट में। मेरा एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे शेयर करूँ, इसलिए थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करें? चलो शुरू करते हैं। चलो। तो आपकी इतनी छोटी सी एज में आपने इतने सारे अचीवमेंट्स कर लिए, तो आपने स्टार्टअप कहाँ से किया था और कैसे किया था? देखो, स्टार्टअप तो मैंने बहुत यंग एज से पहले स्टार्ट किया था, जस्ट बेसिक कोरियोग्राफी सीखने जितना। फिर क्रेजी ग्रुप में जब मैंने धीरे धीरे कोरियोग्राफी करना सीखा, तो जो मेरे सर हैं शिवा श्रीवास्तव सर, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब उनको मैंने बहुत पहले से ही बोल के रखा था कि सर, मुझे अगर मेरा करियर बनाना है ना, तो मुझे कोरियोग्राफी लाइन में ही जाना है। और ये मेरे पापा ने मुझे ये चीज़ में बहुत मोटिव की थी, जो तो कोरियोग्राफर बनना, क्योंकि उनका बहुत मन था उस टाइम पे कि वो कोरियोग्राफर बने। और मैं चाहती थी कि जो उनका मन है वही हो, तो वो मेरा भी मन था। तो सर ने मुझे बहुत ट्रेन किया। फिर सर का भी ट्रस्ट लेवल बढ़ने लगा मेरे लिए। मुझे खुद पे ट्रस्ट आने लगा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। फिर धीरे धीरे करके मैंने सर के साथ मूवी भी की असिस्टेंट कोरियोग्राफर। बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरा वो बहुत बड़ा टूर ही हो गया था एक मूवी का। अब वो मूवी बहुत जल्दी आएगी, जब मैं उसका नाम रिवील करूँगी बहुत जल्दी आ जाएगी वो मूवी भी। तो धीरे धीरे करके चीज़ें बहुत बहुत अच्छी चलने लगी, नाम बढ़ने लगा। उस सबका क्रेडिट भी मैं शिवा सर को, मेरे पापा को बहुत ज़्यादा दूंगी, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं कोरियोग्राफर बन नहीं पाती और सारी चीज़ें एक कंफर्ट जोन से नहीं चलती। तो आपने कौन से एज से स्टार्ट किया था एज अ कोरियोग्राफर? मैंने बहुत यंग एज से स्टार्ट किया था। मतलब जैसे कि बहुत ही अच्छे एज से स्टार्ट किया था, बहुत जल्दी एज से मैंने स्टार्ट किया। पहले मैंने कोरियोग्राफी करना सीखा खुद से। सारे जब मैं कोरियोग्राफर नहीं थी, तो जो मेरे टीचर्स थे जैसे शिवा सर हो गए, बहुत सारे मुझे ट्रेनर सिखाने आए थे। तो उनको देखा वो कैसे सिखाते हैं, धीरे धीरे करके ऑब्जर्वेशन लेवल बढ़ा। फिर मुझे सर ने भी बताया कि जो कोरियोग्राफी में ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, तुम और अच्छा अपना डांस लेवल बढ़ाओ। मैंने खुद की डांस स्किल्स को बढ़ाया, डांस नॉलेज को बढ़ाया। तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें बहुत अच्छी होने लगी। और फिर जब मैं स्टूडेंट्स को सिखाती थी, तो मैं बहुत ध्यान देती थी कि मुझे बच्चों को कैसे सिखाना है। जैसे मुझे मेरे ट्रेनर्स ने सिखाया, मेरे कोरियोग्राफर्स ने सिखाया, वैसे ही मैं मेरे बच्चों को भी सिखाऊँ। जैसे तुम हो गए, आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है तुम्हारे लिए कि तुम बहुत अच्छे एक प्लेटफॉर्म पे हो। तुमने डांस मास्टर डांस जो रियलिटी शो है वो क्रैक कर लिया, तुम सेकंड रनर हो शो के। बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत अच्छा लगता है ध्रुव तुम्हारे बारे में ये सब चीज़ें सुन के। और तुम्हारे फैमिली में बहुत अच्छा लगता होगा ये सब चीज़ें। जैसे मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लगता है, मेरे पापा को बहुत अच्छा लगता है कि मैंने इतने सारे काम किए हैं। जैसे मेरे पापा को बहुत पसंद है डांस करना, बट उनकी फैमिली ने उनको कभी करने नहीं दिया। तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरी फैमिली वाले वैसे नहीं है कि तू डांस मत कर, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। नहीं, दोनों चीज़ें उन्होंने संभालने के लिए बोला और मैंने भी दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से संभाली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ बोल के। तो अभी आप मुझे बताइए, कोरियोग्राफर का एक्चुअल काम क्या होता है? नॉर्मल डांस सिखाना या फिर आप हमें कुछ डिटेल में बताइए। जैसे
कोरियोग्राफी का एक्चुअल मीनिंग ये तो होता ही नहीं है कि सिर्फ डांस सिखाया हो गया। मतलब कोरियोग्राफी को समझना पड़ता है कि क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी अवार्ड शोज़ हो गया, तो अवार्ड शो में क्या चाहिए, ग्लैमरस चाहिए, झामा झमेला एकदम चाहिए, एकदम बहुत सुंदर दिखना चाहिए एक्ट। डांसर्स को भी एकदम हार्ड डांस नहीं, बस वो रिक्वायरमेंट होना चाहिए डांस का कि एकदम सुंदर दिखे, अच्छा दिखे वो। फिर अगर आता है डांस क्रू की बारी, तो क्रू में क्या हमको एकदम हार्डकोर जामे होने चाहिए, मतलब फ्लिप। वेडिंग हो गया, वेडिंग में कंसेप्ट होना चाहिए। जैसे अभी सभी वेडिंग के थीम्स अलग अलग होते हैं, किसी को अपनी लव स्टोरी दिखानी होती है, तो हमको लव स्टोरी अगर वो दिखा रहे तो उसमें क्या गाने होने चाहिए, वो सब चीज़ें होता है। और हमें उसमें डांस भी थोड़ा इजी सिंपल जो फैमिली वाले कर सके, क्योंकि सबका डांस लेवल भी अलग होता है ना। कोई ज़्यादा हार्ड डांस सीखता है, कोई थोड़ा नॉर्मल हार्ड डांस सीखता है, वो तरीके का। तो आप एक क्रू के मेंबर भी हो क्रेजी क्वींस, तो आप कोरियोग्राफी, डांस और एक क्रू मेंबर, इतना सब कैसे मैनेज कर लेते हो आप? थोड़ा डिफ़िकल्टी आता है, लेकिन मज़ा भी उतना ही आता है। जैसे अभी मैं हूँ क्रेजी क्वींस की भी क्रू मेंबर है, ओके। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, एक अपना इमेज बनाना पड़ता है कि भाई बहुत अच्छा डांस करना है हमको। सब लोग के साथ एक मैचअप भी होना चाहिए कि सब लोग इतना पावर से करते, मुझे भी पावर से करना है। बॉडी बहुत थकती थी क्योंकि मैं बैचेस भी लेती थी, ठीक है। तो बैचेस भी मैं लेती थी, तो उसमें भी हमको डांस करना पड़ता था, सिखाना पड़ता था, ठीक है। और ऐसा कभी होता था कि शो है, जिस दिन शो रहता है ना हमारा, तो सारे लोग पहले चले जाते, जो हमारे क्रू मेंबर होते हैं, सारी गर्ल्स पहले चले जाती, मैं लास्ट में जाती थी क्योंकि मेरा बैच होता था। तो मैं बैच ख़त्म करती थी, उसके बाद मैं रेडी होती थी, फिर मुझे फटाफट जाना पड़ता था। थोड़ा टफ रहता था मेरे लिए, लेकिन मुझे इंजॉयमेंट भी उतना ही आता था, क्योंकि थोड़ा सा तो स्ट्रगल चाहिए ना लाइफ में। फिर उसके बाद हमारी नाइट रिहर्सल्स भी होती थी। जब हमारा कोई शो होता था, तो ऐसा होता था ना कि भाई ये शो आ रहा है, तो इसकी कोरियोग्राफी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हम लोग नाइट रिहर्सल्स करते थे, और नाइट रिहर्सल्स के नेक्स्ट डे मेरा मॉर्निंग में ही बैच स्टार्ट हो जाता था। तो बहुत नींद आती थी, बहुत प्रेशर भी होता था। लेकिन जब मेरा माइंड एकदम सेट हो जाता है ना कि नहीं, करेंगे तो चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे तो भी बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करती थी और मुझे बहुत मज़ा आता था ये चीज़ करने में। तो करते करते वो मैनेज हो जाता था एक टाइम पे। तो फिर और करने भी मैं लगी बहुत अच्छे से, और फिर वो चीज़ करने में मज़ा भी आने लगा, और वो चीज़ें मैनेजेबल भी हो गई, जिससे मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगी। और ना ही मैं मेरे क्रू में, मेरे डांस में कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम आज मुझसे नहीं होगा, कभी नहीं। क्योंकि मेरे सर ही मुझे बहुत बोलते थे कि तुम चैलेंज अगर एक्सेप्ट करोगी ना, तो तुम बहुत ग्रोथ होगी तुम्हारी लाइफ में आगे। तो वही चीज़ मैं समझ के हमेशा ये चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रैप्ट करती थी। आपके जो अपने हैं, जैसे कि मॉम, डैड, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन सबको आप कैसे मैनेज कर लेते हो? वो मैनेज करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेरे मम्मी पापा हैं मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, हर एक चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं। जो तू लेट आ रही है, कोई बात नहीं, तू मुझे इन्फॉर्म कर, कुछ नहीं बोलूँगा मैं। मेरे मम्मी पापा का तो इतना बड़ा रोल प्ले है इस पूरे सिनेरियो में। जैसे मेरा पूरा मॉर्निंग से लेके मेरा रात तक मेरा पूरा टाइम जाता है क्लास में ही, ओके। जबकि मुझे ब्रेक टाइम मिलता है, लेकिन मैं क्लास में ही रहती हूँ मॉर्निंग टू नाइट तक। तो मेरे पापा इतने, मतलब मेरा इतना ध्यान रखते हैं मुझे टिफ़िन ला के देना, मैं बाहर का कुछ नहीं खाऊं, कि मैं थोड़ी फीवर जैसे हो जाऊँ या मुझे बुखार आ जाए तो तुरंत ही मेरे लिए गोलियाँ लाना, मुझे टिफ़िन देना। सुबह वो मुझे टिफ़िन देते हैं, फिर वो आती है, मुझे मम्मी पूछती है कि क्या किया जो दिन भर क्लास में, सब कुछ चीज़ें अच्छी थी ना। ऐसे मुझे बहुत बुरा भी लगता है इस चीज़ पे कि मैं मेरे मम्मी पापा को उतना टाइम नहीं दे पाती, क्योंकि मम्मी पापा खाना खाने चलते हैं बाहर, घूमने चलते हैं बाहर, वो सब चीज़ें एक जैसे नॉर्मल इंसान करता है अपने पेरेंट्स के साथ कि आज हम घूमने चलते हैं, इधर चलते हैं उधर चलते हैं, वैसी चीज़ें हो नहीं पाती। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने कभी भी इस चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लिया, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बेटी क्या कर रही है, टाइम पास कभी नहीं करती है, वो अपने क्लास में एकदम डिसिप्लिन्ड रहती है, अपना काम करके आ जाते हैं वापस घर पे। रिलेटिव्स को आज मेरे पे बहुत प्राउड फील होता है कि जूही मतलब
इतना स्ट्रगल करती है, अपने मम्मी पापा का इतना ख्याल रखती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। पहले तो वो अपने जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो अपने बच्चों को भी बताते हैं, जैसे मेरे कज़न्स, कि जो ही जैसी चीज़ें कर, जैसे मेरे मम्मी पापा को आज बहुत प्राउडली वो कहते हैं अपने मतलब मेरे रिलेटिव्स को कि आज मेरी बेटी ने ये अवार्ड में ये एक्टर्स को कोरियोग्राफ किया। ज्योति टंगरी जो बहुत एक बड़ी सिंगर है उसको कोरियोग्राफ किया, उर्मिला मातोड़कर आज उसको कोरियोग्राफ किया। वो ऐसी चीज़ें बोलते हैं। मेरे पापा अपने फ़ोन के स्टेटस पे हर एक चीज़ डालते हैं। मैं कोई नॉर्मल सा रील भी डाल दूँ, जैसे कोई फ़ोटो भी डाल दूँ, तो भी वो अपने स्टेटस पे लगाते हैं कि जूही के बारे में सबको पता होना चाहिए, सभी रिलेटिव्स को पता होना चाहिए। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। अगर आज मेरे पेरेंट्स नहीं होते थे मेरे साथ तो शायद मैं इतना कभी कुछ कर ही नहीं पाती। आपकी लाइफ का गोल क्या है? हाँ देखो, जैसे मेरा फर्स्ट गोल तो एक था कि मैं कोरियोग्राफर बनूं। जो मेरा जो गोल है वो हो गया है। अभी मेरा यही गोल है कि मुझे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कोरियोग्राफर बनना है। मतलब अनाउंस होना चाहिए ऐसा कि द बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड्स गोज टू जूही गोरे। यही मुझे मेन चाहिए, जो मेरा सबसे मेन गोल है। बाकी तो होते रहेगा। ये मेरा जब एक टास्क कंप्लीट हो गया ना, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आपका कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आपको अभी तक याद है? अच्छा, है तो 2-3, लेकिन जो सबसे वर्स्ट जो मेरा था मोमेंट मैं बताती हूँ आपको, जो इंसिडेंट मुझे अब तक भी याद है। जैसे मैंने बताया था कि मैंने सर के साथ एक मूवी अभी हमारी आने वाली है जिसमें सर को असिस्ट किया है। तो उसमें एक सीन क्या होता है कि हम लोग गए थे कानपुर वो मूवी के लिए। तो तभी क्या कि मेरे माइंड में वो सेट था उस टाइम पे। मैंने रिसेंटली मिर्ज़ापुर सीरीज़ जो है वो देखी थी। तो वो सीरीज़ देखने के बाद मुझे ये चीज़ याद हो गई थी कि कानपुर यूपी साइड बंदूकें बहुत चलते हैं, कट्टे बहुत चलते हैं वहाँ पे। तो मैं बहुत डर के कैसे करके कानपुर गई थी। तो क्या हुआ कि मैं होटल में रुकी थी और सर ने बोला कि तुम रूम में जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर हम लोग वापस मिलेंगे करके प्रैक्टिस के लिए। तो फिर मैं गई रूम में, लिफ्ट में मैं चढ़ी। तो लिफ्ट में जब मैं गई थी तो मुझे जैसे उसी कानपुर के एरिया के लोग कैसे तो थोड़े अलग होते हैं ना, मुंबई के लोग अलग होते हैं, कानपुर के लोग अलग होते हैं। तो मेरे ऐसे पूरे आजू बाजू से 4 लोग खड़े थे, सारे लड़के थे, आदमी थे वो लोग। और लिफ्ट बंद हो गई, लिफ्ट लॉक्ड हो गई, अटक गई मैं एक जगह। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, मैंने सर को कॉल किया, सर मैं लिफ्ट में अटक गई, मैं क्या करूँ। और सब लोग ऐसे देख रहे, मैं तो रो ही रही थी उधर। और फिर मैंने बोला कि सर आप इन लोग से बात करो, मुझे यहाँ से निकालो सर, आ जाओ कैसे भी करके। तो फिर वो लड़के तो खुद ही डर गए थे, सर देखिए ये मैडम बहुत डर रही है, मैं क्या करूँ। मतलब वो मोमेंट इतना स्कैरी था। वैसे भी मैं डर ही गई थी कि वहाँ पे बंदूक बहुत ज़्यादा चलते, मैं क्या करूँ। और मैं फर्स्ट ही डे पहुँचते ही मैं लिफ्ट में अटक गई। तो वो इतना भयानक मोमेंट था ना मेरे लिए। मुझे लगा भाई इसके बाद मेरा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं। फिर सर लेने के लिए आ गए, फिर थोड़ा चीज़ें आराम से भी। मैंने सर को बोला सर अब मैं कभी भी जब तक कानपुर में हूँ ना, मैं लिफ्ट से चढ़ के तो नहीं आऊँगी, मैं सीढ़ी से चढ़ के आऊँगी। मुझे वो चीज़ चलेगी, लेकिन मैं लिफ्ट से तो नहीं आऊँगी। तो वो एक बहुत मेरे लिए मोमेंट था, स्कैरी मोमेंट था। तो आपने जो मूवी किया था सर के साथ, उसका एक्सपीरियंस कैसे था? हाँ बेसिकली उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं जैसे कि सर के साथ हमेशा सॉन्ग्स के लिए, म्यूज़िक वीडियो के लिए जाती हूँ कोरियोग्राफ करने में। फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था मूवी के लिए, जिसमें मैं थोड़ी पहले से ही डरी हुई थी। तो फिर मेरा 1 मंथ का टूर था। तो 1 मंथ में सर ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, समझाई, मैंने खुद की भी। जैसे जिमी जिप करके एक कैमरा होता है, जैसे किसी बहुत बड़ा सा वो कैमरा होता है, स्टैंड टाइप बहुत बड़ा, जो मूव करता है, पूरे चीज़ें लेता है। ओके, तो मुझे वो चीज़ पता नहीं थी, मुझे सर ने समझाया कि वो क्या होता है। फिर मैंने धीरे करके सर को उसके शॉर्ट्स बताए, जबकि मुझे इतना पता नहीं था कि जिमी जिप कैसे घूमता है, क्या उसका मूवमेंट होता है। तो फिर मैंने वो चीज़ समझी। मैंने सर को उसके टिक्स बताए कि सर हम ये शॉट को ऐसे कर सकते हैं क्या। सर ने वो चीज़ के लिए एग्री भी किया। फिर उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे घूमने की भी बहुत अच्छी चीज़ें थी। वहाँ के टेम्पल्स बहुत अच्छे थे, वहाँ के फोर्ट्स भी बहुत अच्छे थे। तो हम लोग वहाँ पे जब हमारा शूट पूरा ख़त्म हुआ,
हमारी सारी चीज़ें ख़त्म हुई। फिर हम लोग वहाँ पे भी गए, बहुत अच्छा था वहाँ का सारा सीनेरियो। सर ने मुझे वहाँ की हर एक खाने की चीज़ भी खिलाई। जैसे आई एम सो मच फूडी, मुझे मतलब खाने की चीज़ें खाना ही बहुत पसंद है। जैसे वहाँ पे जैसे यहाँ मुंबई में नूडल्स बोलते तो वहाँ पे चाउमीन बोलते हैं। तो सर ने मुझे वहाँ की चाउमीन खिलाई जो बहुत टेस्टी थी। वहाँ की अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ फूड, वहाँ की मिठाई थी, बहुत अच्छे थे। मतलब बहुत अच्छा लगा वहाँ का खाना, वहाँ का रहना, वहाँ के लोग। मुझे ऐसा लगता था पहले कि वहाँ के लोग बहुत रूड होंगे, क्या बात करेंगे इनसे, लेकिन वहाँ के लोग इतने डिसेंट, इतने अच्छे थे। हम लोग लोकेशन पे जाते थे, बोलते थे वो लोग नमस्ते मैडम, कैसे हो आप। बहुत अच्छा लगता था वो लोग ऐसे बोलते थे, बहुत रिस्पेक्ट से बात करते थे। और जो यूपी वाले जो लोग होते हैं, यूपी कानपुर के लोग, वो लोग इतने रिस्पेक्ट से बात करते ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। उन लोग का तू ये वर्ड कभी नहीं निकलता है मोस्टली, जितना मैंने देखा है। वो लोग मुझे आप या तुम करके बहुत बोलते हैं, जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी वहाँ की। वहाँ की सारी चीज़ें, वहाँ की लोकेशन, वहाँ के लोग, सब चीज़ बहुत अच्छी थी। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अमेजिंग था वहाँ का। तो आप दिन भर बैच में रहते हो, बैचेस लेते हो, तो फिर आपके सोसाइटी वाले कुछ आपको बोलते नहीं है कि मतलब आप इतना लेट जाते हो घर पे, तो फिर कुछ बोलते नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये आपका मेरे लिए, जो मैं सबको भी ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई लड़की अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है और अगर उसका वर्क ही वही है कि अभी जैसे मैं कोरियोग्राफर हूँ, तो हम लोग में से कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। जैसे हम लोग को कभी रात भर भी रुकना पड़ता है काम के लिए, या हम लोग को भी स्टे भी करना होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लड़की कुछ गलत काम करे, लड़की इतनी लेट बजे ऐसा क्या काम कर रही है वो। हमारी सोसाइटी वालों का ये थिंकिंग होता है कि लड़कियां तो डांस, ये क्या डांस क्या कर रहे हो तुम, डांस में कोई करियर नहीं होता है। बहुत सारे पेरेंट्स का या बच्चों का भी ऐसा थिंकिंग होता है, डांस में कोई करियर नहीं होता, डांस तो गंदी चीज़ होती है, उसमें क्या है इतना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सबको एक राइट दिया है, हर लड़की को एक राइट दिया कि वो अपनी मर्जी से एक करियर चूज़ करे। जैसे मैंने मेरा करियर चूज़ किया और वो भी मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस करियर के लिए। तो कोरियोग्राफर बनना कोई ख़राब काम नहीं है। हम किसी को बता रहे कि किसी के लिए कुछ चीज़ें कर रहे, तो इसमें कोई ख़राब बात थोड़ी है। अब मैं लेट बस घर जा रही हूँ, तो कुछ लोग, हुआ था ऐसा, कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी बेटी इतना लेट क्यों आती है, जल्दी भी तो आ सकती है ना, रात के 12:30-1 बजे क्यों इतना लेट आ रही है, जल्दी आना चाहिए उसको। मेरी मम्मी को ऐसे दो तीन के बहुत सारी लेडीज़ बोलते हैं, लेकिन मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा ब्रेव है कि वो जवाब नहीं देती, बोलती हाँ उसका काम होता है इसलिए वो आती है लेट, हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही सेम थिंकिंग ना बाकी पेरेंट्स को उनके बच्चों के लिए भी होना चाहिए कि अगर मेरी बच्ची लेट आ रही है तो कोई गलत काम थोड़ी करके आ रही है, काम कर रही है, वो काम का मुझे रिजल्ट दिख रहा है, तो मैं कभी उससे सवाल जवाब नहीं करूँगी, बराबर। और जैसे बहुत सारे लोग तो ये भी सोचते हैं कि ये लड़की है, उसको कपड़े ऐसे क्यों पहने हैं, थोड़े अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, छोटे कपड़े पहन के क्यों घूम रही है, ऐसे रील्स क्यों बनाती है जिसमें कपड़े दिख रहे हैं, इसका बॉडी दिख रहा है, इसका पेट दिख रहा है, इसका पैर दिख रहा है। तो मेरा इतना ही मैसेज है कि कपड़े चाहे छोटे हो या बड़े हो, आप किस नज़रिए से देख रहे हो ना, वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं एक कोरियोग्राफर हूँ तो मुझे पता है मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या काम करना है, मुझे कोई और नहीं समझा सकता इस चीज़ के बारे में। तो प्लीज़ आप लोग जितने भी पेरेंट्स ये चीज़ सुन रहे हैं या जितने भी लोग, लड़कियाँ जो मेरे एज के हैं, तो प्लीज़ आप लोग ये कभी डिमोटिवेट मत हुए कि अगर मैंने डांस का करियर चूज़ किया है तो मुझे बस संभाल के रहना पड़ेगा, मुझे इतने बजे आना पड़ेगा, इतने बजे जाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, जो आपकी मर्ज़ी है, प्लीज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी से अपना करियर चूज़ करें और पेरेंट्स उनका सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो चीज़ें अटकेंगी, चीज़ें बैलेंस ही नहीं होंगी। तो प्लीज़ आप लोग भी बहुत सपोर्ट कीजिए अपने बच्चों को, और बच्चे जो भी है जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए, एक सही करियर चूज़ कीजिए और उसी हिसाब से बढ़िए आगे। कॉलेज
डिग्री ये सब तो होते रहता है, पर एक बैक हैंड भी चाहिए। हमको क्या करना है क्या नहीं हमारी लाइफ में, ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि हम लोग को सोचना है पहले कि हम क्या करने वाले आगे हमारी लाइफ के साथ, जो लोगों को पूरे वर्ल्ड को याद रहे। ओके, तो यही चीज़ मुझे मैसेज देनी थी। थैंक यू सो मच ध्रुव कि आपने मुझे क्वेश्चन पूछा जिसके ज़रिए मैंने ये मैसेज ही सबको दे दिया, सारी ऑडियंस को दे दिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो आपके कुछ डांस के थोड़े बहुत मूव्स दिखा दीजिए ना हमें। मैंने लास्ट एपिसोड देखा था कि आपने और काव्या ने कुछ स्टेप चैलेंज किया था, पता। तो मैं मेरे डांस मूव दिखाऊंगी, लेकिन हमें क्या करेंगे देखना है इसमें। जो मैं डांस मूव्स करूंगी वो आपको दिखाना है, ओके। जो मैं करने वाली हूँ डांस मूव, अगर मैंने कुछ भी मूव किया वो आपको करके दिखाना है, और जो आप मूव्स करोगे अपने डांस मूव वो मैं करके दिखाऊंगी। लेकिन उसमें कुछ भी फ्लिप्स नहीं होनी चाहिए, डांस मूव्स होना चाहिए, प्रॉपर डांस मूव्स। ओके ओके, डील। आपके साथ मुझे डांस मूव्स करने के लिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच ध्रुव कि तुमने मेरा इतना प्यारा पॉडकास्ट किया। मतलब बहुत सेंसिबल तुमने मुझे क्वेश्चंस पूछे भी, और मुझे पॉडकास्ट बोलने में बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और भगवान करे तुम्हारी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। वैसे तुम बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी और भी बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय श्री राम। यो